ये बात ह्यूमन माइंड में कहीं रहती है, उससे हमें मैथमेटिकल इंसाइट मिलती है, वो आर्टिस्टिक इंस्पिरेशन देती है। क्या उनके अंदर वो देखने की ताकत है जो नॉर्मल लोग नहीं देख सकते? क्या सिर्फ कुछ ही लोग जीनियस हो सकते हैं, या हम सबके अंदर अनटैप्ड पोटेंशियल है? अब न्यूरोसाइंस ने हमारे माइंड की हिडन पावर्स को अनलीश करना शुरू कर दिया है। ये यूरेका मोमेंट्स को बायोलॉजी के साथ सप्लीमेंट करके टेक्नोलॉजी की मदद से हम सबके अंदर के जीनियस को ढूंढ रही है। स्पेस, टाइम और खुद जिंदगी, ब्रह्मांड के ये रहस्य हम जानेंगे थ्रू द वर्म होल। कैन वी ऑल बिकम जीनियसेस? हमारे ब्रेन के दो हेमिस्फीयर्स, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर, दोनों एक दूसरे से थोड़े अलग हैं, मगर इस क्लेम के भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे कि लैंग्वेज सेंटर हमारे ब्रेन के लेफ्ट साइड में होता है। जब हम मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तब वो ब्रेन के लेफ्ट साइड में ही प्रोसेस होता है। और इमेजिनेशन जैसे और प्रोसेसेस भी लेफ्ट साइडेड होते हैं। कुछ ख़ास आर्टिस्टिक एक्टिविटी राइट साइडेड होती हैं। जेसन दोनों हेमिस्फीयर्स यूज़ कर रहे हैं। वो अपनी ड्राइंग एबिलिटीज़ और आर्टिस्टिक स्किल्स के लिए राइट हेमिस्फीयर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लेफ्ट हेमिस्फीयर यूज़ कर रहे हैं। जीनियस म्यूजिक में स्टीवी वंडर हुए, फिजिक्स आइंस्टाइन, लिटरेचर एमिली डिकिंसन। हर जनरेशन में कोई न कोई ऐसा हुआ जो एक्सेप्शनल माइंड वाला था। जीनियस के कई एस्पेक्ट्स होते हैं। किसी किसी के अंदर इन्वेंशन के इंस्पिरेशन के लिए रिमार्केबल मेमोरी होती है। अब जैसे जैसे न्यूरो साइंटिस्ट्स हमारे ब्रेन के सीक्रेट्स को जान रहे हैं, वैसे वैसे वो हमारे अंदर छिपे हिडन टैलेंट्स को भी देख रहे हैं। हम सब के अंदर भले ही आइंस्टाइन जैसे इंसान का ब्रेन ना हो, लेकिन हम सब आखिर जीनियस क्यों नहीं बन सकते? जेसन पैजेट एक मैथमेटिकल वंडर है, लेकिन वो ऐसे पैदा नहीं हुए थे। अपनी अर्ली 30s में एक रात जेसन की लाइफ और माइंड पूरी तरह से बदल गए। मैंने अपने अंदर एक तेज आवाज सुनी और फिर मुझे वाइट लाइट का एक ब्राइट पफ दिखा। और उसके बाद मुझे बस इतना याद है कि मैं अपने घुटनों पर बैठा था और चारों तरफ से मुझे पंच और किक किया जा रहा था। उसके पहले जेसन एक फर्नीचर सेल्समैन थे, एक कॉलेज ड्रॉप आउट, मगर उन्हें मैथ में इंटरेस्ट नहीं था। मुझे मैथ से नफरत थी। मैं मानता था कि ये कहीं भी अप्लाई नहीं होता और ये किसी काम का नहीं होता। लेकिन जेसन के ब्रेन में हुई इंजरीज के बाद उन्हें दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया और एक्सेप्शनल तरीका मिल गया। मुझे पहले जो चीजें कर्व्ड दिखती थीं, उनमें अब एजेस नजर आने लगे थे। उसके बाद हर चीज की स्मूथनेस खत्म हो गई। फिर मैं कोई भी शेप देखता तो उसे कुछ ट्रायंगल्स में काट देता और उनसे वो शेप बनाता था। मगर मैंने पहले कभी ये बात नोटिस नहीं की थी। मैंने बाद में उसे रियलाइज किया। उसके बाद मुझे हर जगह उन ट्रायंगल्स और शेप्स में कनेक्शन नजर आने लगे और तब मैं समझ गया कि ये सब कुछ मैथमेटिकल है। अब जेसन जब भी कोई मैथमेटिकल इक्वेशन देखते हैं, उनका दिमाग उन्हें फौरन कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिक शेप्स में ट्रांसफॉर्म कर देता है। उनका ब्रेन अब नेचुरल वर्ल्ड में भी अगर कोई पैटर्न देखता है तो उसमें वही ज्योमेट्री इंपोज करता है। कई बार मुझे ये सब एक सुपर पावर जैसा लगता है। मैं दुनिया को एक प्योर ज्योमेट्री की तरह देखता हूँ। जो आदमी कभी अंडर अचीवर था, वो अब एडवांस्ड नंबर थियरी की स्टडी करता है और कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स की अवार्ड विनिंग ड्राइंग्स बनाता है। लेकिन उनके दिमाग में ऐसा क्या हुआ था कि जेसन एक मैथमेटिकल जीनियस बन गए? क्या हम भी अपने ब्रेन में ऐसे ही चेंजेस कर सकते हैं?
यूनिवर्सिटी ऑफ मायामी की न्यूरो साइंटिस्ट ब्रिट ब्रोगार्ड इसी बात का पता लगाना चाहती है। ब्रिट ने जेसन के ब्रेन को स्कैन किया और उस दौरान उन्हें कुछ इक्वेशंस के सीक्वेंस दिखाए। उन्होंने देखा कि उस इंजरी के बाद उनके ब्रेन ने खुद को रिवायर किया है। ज्यादातर लोग मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर्स को यूज करते हैं, लेकिन जेसन के ब्रेन ने ऐसे ऐसे न्यूरल सर्किट्स एक्सक्लूसिवली अपने लेफ्ट हेमिस्फीयर में बना लिए हैं। उनके ब्रेन के कुछ एरियाज इतने डैमेज थे कि उनके ब्रेन के दूसरे एरियाज के साथ उनकी एक्स्ट्रा कनेक्टिविटी शुरू हो गई और तब वो एरियाज इस तरह से कम्युनिकेट करने लगे जैसे पहले नहीं कर पाते थे। ब्रिट मानती हैं कि ब्रेन एक्टिविटी के इन अनयूजुअल पैटर्न्स की वजह से जेसन को ये ज्योमेट्रिकल विजन मिली है। ये सिनेस्थेसिया नाम की कंडीशन का ही एक फॉर्म है। सिनेस्थेसिया के कई अलग फॉर्म्स होते हैं। अगर किसी को कलर सिनेस्थेसिया है तो उसे वो नंबर्स अलग अलग कलर्स के पैचेस में दिखते हैं। अगर किसी को स्मेल सिनेस्थेसिया है तो वो म्यूजिक सुनते हुए फ्रेश ब्रूड कॉफी की स्मेल ले सकता है। जेसन की सिनेस्थेसिया में उनकी सेंस ऑफ साइट भी मैथमेटिक्स से जुड़ गई है, इसलिए वो जब भी कुछ देखते हैं उन्हें उसके अंदर की अंडरलाइन ज्योमेट्री नजर आती है। ऐसा लगता है जैसे उनके पास एक्सरे विजन है जिससे वो पूरी दुनिया की मैथमेटिक्स को देख लेते हैं। सिनेस्थेसिया अक्सर हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज को बढ़ा देती है। सिनेस्थेसिया ब्रेन के अनकॉन्शियस या डोमेंट एरियाज को खोलने वाली चाबी है। ब्रिट मानती हैं कि हम सभी के अंदर उन एबिलिटीज को अनलॉक करने का पोटेंशियल है अपने ब्रेन को नुकसान पहुंचाए बिना। उन्हें सिलोसाइबिन नाम के एक साइकेडेलिक ड्रग में बड़े प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ये इंग्रेडिएंट मैजिक मशरूम्स में मिलता है और यही उन्हें मैजिकल बनाता है। जब हम उसे एक्सपेरिमेंट्स में यूज करते हैं तो उसका प्योर फॉर्म यूज करते हैं और वो आइसोलेटेड होता है, इसलिए हम अपने सब्जेक्ट्स को जो डोज देते हैं उसे कंट्रोल कर सकते हैं। सिलोसाइबिन हमारे ब्रेन को सुपर चार्ज कर देता है और तब वो ज्यादा सेंसरी इंफॉर्मेशन को हैंडल करने लगता है। उसका रिजल्ट होता है सिनेस्थेसिया जैसा, जहां टेस्ट सब्जेक्ट्स को उनकी साइट से डिफरेंट दूसरे सेंसर से ट्रिगर हुए पैटर्न्स और कलर्स नजर आते हैं। सिनेस्थेसिया यूजुअली साउंड टू कलर सिनेस्थेसिया होता है, मतलब एक तरह से लोग कलर्स को सुनते हैं, लेकिन उसके अंदर का मैकेनिज्म भी वही होता है जो जेसन की सिनेस्थेसिया में है। अगर ब्रिट जैसे रिसर्चर्स एक दिन सिलोसाइबिन जैसे ड्रग्स के लीगल वर्जन्स बनाने में कामयाब हो गए तो शायद हमारे अंदर एक्सेप्शनल मेंटल एबिलिटीज आ जाएं। इन प्रिंसिपल हम सभी अपने ब्रेन को रिवायर करके जीनियस बन जाएंगे, मगर सवाल है कि ऐसा होगा कैसे? ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम कहीं पर अपना सिर टकरा लें। सिर में लगी किसी चोट या एक ड्रग से हमारा ब्रेन ट्रांसफॉर्म हो सकता है, लेकिन क्या सिनेस्थीसिया और उससे मिलने वाले इंस्पिरेशन को नर्चर करने का भी कोई तरीका है? एल्बर्ट आइंस्टाइन में म्यूजिक का पैशन था। उन्होंने अपने सबसे जीनियस स्ट्रोक अपनी थियरी ऑफ रिलेटिविटी को एक म्यूजिकल परसेप्शन कहा था। न्यूरोसाइंटिस्ट और म्यूजिक टीचर डॉक्टर मार्टिन गार्डिनर मानते हैं कि म्यूजिक की मदद से बच्चों को जीनियस बनने की ओर ले जाया जा सकता है। म्यूजिक से हमारे ब्रेन को स्ट्रेंथन करने की बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिलती है। ये ह्यूमैनिटी का एक मार्वेलस इन्वेंशन है। Are you ready? Here we go. कई डेकेड की रिसर्च में मार्टिन ने 7 साल से 35 साल तक के बच्चों के एकेडमिक अचीवमेंट्स को फॉलो किया। उन्होंने देखा कि एकेडमिक सक्सेस का सबसे बड़ा प्रेडिक्टर यह होता है कि बच्चे को छोटी उम्र में म्यूजिकल ट्रेनिंग मिली है या नहीं। अच्छा, मैं तुम लोगों को अब एक नया गाना सुनाती हूँ। तुम लोग तैयार हो? अब केयरफुली सुनो। मार्टिन मानते हैं कि एक स्पेसिफिक म्यूजिकल टीचिंग सिस्टम से सारे न्यूरोलॉजिकल नोट्स को हिट किया जा सकता है। इसे कोडाई मेथड कहते हैं। इससे बच्चे म्यूजिक को एक 3 डायमेंशनल स्पेस की तरह देखते हैं
वो जिसे वो फिजिकली एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसे हम सिनेस्थीसिया का आर्टिफिशियल फॉर्म भी कह सकते हैं, ज्योमेट्री को साउंड में ट्रांसफॉर्म करना। जब आप सब अपना बैग लोगे तब ये हार्ट भी वर्क स्पेस में रख देना। एक दूसरे एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स ने गाने की रिदम को स्पेल करने के लिए ब्रेन के उन पार्ट्स को यूज किया जो नॉर्मली लैंग्वेज के लिए यूज किए जाते हैं। तो मैं तुम्हें क्लैप करके ये पैटर्न बताऊंगी और फिर तुम भी उसे रिपीट करना। कोडाई मेथड से सीखने वाले बच्चे आगे चलकर मैथ और रीडिंग स्किल्स में अपने साथियों से काफी आगे निकल जाते हैं। इसमें काफी इंटीग्रेशन होता है और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है कि म्यूजिक हमें इस तरह के इंटीग्रेशन को अप्लाई करने के तरीके सिखाता है। जब हम म्यूजिक प्ले करते हैं तब हमारा दिमाग एक साथ कई काम करता है। हम पेज पर लिखे नोट्स पढ़ते हैं, अपनी मसल्स को यूज करके उन्हें प्ले करते हैं, उनकी रिवर्बरेटिंग साउंड सुनते हैं और फिर टाइमिंग का परफेक्ट सेंस रखते हैं। इन सारे फंक्शंस को एक साथ परफॉर्म करने के लिए हमें एक अच्छे कंडक्टर की जरूरत पड़ती है। हमारे ब्रेन का प्री फ्रंटल कोर्टेक्स हमारे ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स को एक दूसरे पर चढ़ने से रोकता है। वो उस डिस्कॉर्ड को एक हार्मोनियस सिम्फनी में बदल देता है। ये बच्चे म्यूजिक, ज्योमेट्री और लैंग्वेज को जितना ज्यादा ब्लेंड करेंगे, इनका प्री फ्रंटल कोर्टेक्स भी उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा और वो जीनियस बनने के उतने करीब पहुंचेंगे। म्यूजिक एक तरह का ब्रिज बनाता है और उसकी मदद से हम उन हाईएस्ट एरियाज को यूज करना सीखते हैं। ओके, गुड। म्यूजिक की मदद से हमारे ब्रेन के कई एरियाज एक साथ क्रिएटिविटी की सिम्फनी में काम करते हैं। लेकिन हम एक सिम्फनी तभी बना सकते हैं जब हमें उस पहले म्यूजिकल फ्रेज के लिए कोई इंस्पिरेशन मिले। वो यूरेका मोमेंट्स आखिर कहां से आते हैं? क्या हमें उनके आने का इंतजार करना चाहिए या हम उन्हें एक क्यू पर बना सकते हैं?